हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट एग्ज़ाम 2024 के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 2024 में 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त 2024 को लिया जा रहा है। उसके लिए देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 के लिए आज का सेशन। इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस में 2010 से लेकर के अब तक, जो पिछली बार बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था जो रद्द हो गया था, वहाँ तक जितने भी हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं, हिंदी में जो ग्रामर के व्याकरण के प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स, देखिए उन सभी प्रश्नों को हम लोग आज एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है लेकिन ग्रामर के जो प्रश्न होते हैं वही होते हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए यह सेशन लेकर के आया हूँ। और देखिए बिहार पुलिस में इतिहास रहा है कि ग्रामर के प्रश्न जो है रिपीट हुए हैं। आप उठा करके देख लीजिए, ग्रामर के व्याकरण के प्रश्न, हिंदी व्याकरण के प्रश्न रिपीट हुए हैं। इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एक ही सेशन में कवर हो जाएगा। और जो लोग हमारे सेट को अब तक नहीं लगाए हैं, प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वह सीरीज चल रहा है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रिवीजन हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग पहली बार आए हुए हैं, और बेल आइकन को, घंटी के निशान को दबा लीजिएगा ताकि लगातार नोटिफिकेशन बिहार पुलिस एग्जाम 2024 से संबंधित आपको प्राप्त होते रहें। चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट एग्ज़ाम 2024 के लिए बिहार पुलिस में 2010 से लेकर के 2023 तक, जो पिछली बार बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, अक्टूबर महीने में रद्द हो गया था, वहाँ तक जितने भी हिंदी में व्याकरण के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग आज एक ही सेशन में कवर करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, इसको पूरा देखिएगा। यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिहार पुलिस में हिंदी व्याकरण के प्रश्न रिपीट होते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न है कि विपरीतार्थक शब्द बताएं। उल्टा शब्द बताना है, विपरीत शब्द बताना है। किसका? तो उत्कर्ष का बताना है। आप देख सकते हैं ये प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए, विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है उत्कर्ष का, और 2023 का मैंने पहले रखा हुआ है, फिर 2022 वाला क्वेश्चन, फिर 21 वाला, इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, कहीं कहीं आपको ये नहीं लिखा मिलेगा कि कब पूछा गया, उससे मतलब नहीं है, पूरा क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस का ही है। चलिए यहाँ पर देखिएगा कि विपरीतार्थक शब्द उत्कर्ष का क्या होगा, तो उत्कर्ष का जो उल्टा शब्द होगा फ्रेंड्स ये अपकर्ष होगा, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, अपकर्ष होगा। चलिए उसके बाद दूसरा प्रश्न करेंगे। देखिए, सांझ और रात के बीच के समय को कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बड़ा पूछा जाता है, ठीक है। आप कहिएगा तो मैं एक इम्पॉर्टेंट सेशन करवा दूंगा आपको। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट को, फुल मॉक टेस्ट को, फुल गेस पेपर को हम लोग कवर कर रहे हैं, और ऑलरेडी मैंने आपको 9 सेट कराया हुआ है। जिन्होंने भी नहीं देखा है ये सेट लगा लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री का एक अलग वीडियो कराया हुआ है मैंने, और 400 इंपॉर्टेंट 2024 के करंट अफेयर्स का प्रश्न कराया हुआ है बिहार पुलिस के लिए खास करके, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए, सांझ और रात के बीच के समय को गोधूली कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, मार्तंड याद रखिएगा, सूर्य का नाम है मार्तंड, यानी कि अगर सूर्य का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछे और ऑप्शन में मार्तंड दे तो याद रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर गोधूली होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि असंगत यानी कि बेमेल शब्द का चयन करना है। अब इसमें से देखिए रोष, कोप और अमर्ष, ठीक है। रोष मतलब दुख होता है, ठीक है ना। कोप का भी सेम अर्थ है और अमर्ष का भी सेम अर्थ है। तो यहाँ पर बेमेल अशोक है, अशोक, शोकहीन, ठीक है ना। अशोक यानी कि बिना शोक का, शोकहीन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ये अलग है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए, इस खाली स्थान है, इस गुफा में गया, काल कबलित हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, कौन, कोई, जो या जो कोई। तो यहाँ पर जो होगा, ठीक है ना। जो इस गुफा में गया, काल कबलित हो गया, ठीक है ना। जो कोई नहीं होगा, जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, ये सारे प्रश्न पिछले बार बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, यानी कि तकनीकी इसमें से कौन सही लिखा गया है। शुद्ध वर्तनी बड़ा पूछा जाता है, बताइए तकनीकी इसमें से कौन सा सही है।
तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए आप देख रहे हैं, ये तकनीकी जो लिखा गया है बिल्कुल करेक्ट इसका जो है वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सही पर्यायवाची शब्द चुनना है किसका, तो रमा का। रमा का पर्यायवाची शब्द, अच्छा रमा का पर्यायवाची क्या होता है, लक्ष्मी भी होता है, ठीक है ना। रमा मतलब लक्ष्मी जी का रमा नाम है। उसके बाद हरिप्रिया लक्ष्मी जी का ही नाम है, रमा का ही पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना। ये सब आप याद रखिएगा। पद्मा भी है, पद्मा कमला ये सब है, ठीक है ना। इंदिरा भी है, तो इंदिरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा समान अर्थी शब्द बताना है, और यहाँ थोड़ा सा ये कंप्यूटर पर हो नहीं रहा था, ये शब्द जो है ये इस तरह से है, वर्ज्य, ठीक है ना, ये इस तरह से है। तो अब इसको आप बना लीजिए, क्लियर, मतलब आप लिख ही दिया मैंने। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है छोड़ने योग्य। ये वर्ज्य जो लिखा गया है इसका मतलब छोड़ने योग्य होता है। तो यहाँ पर देखिए परित्यक्त का मतलब भी होता है आपका छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य, ठीक है ना। तो ऑप्शन में यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि समानार्थी शब्द आपको बताना है नियति का। नियति का समानार्थी शब्द कह सकते हैं, एक तरह से पर्यायवाची ही बताना है। नियति का मतलब क्या होता है, तो नियति का मतलब भाग्य होता है, भाग्य होता है, प्रारब्ध होता है। ये प्रारब्ध याद रखिएगा, प्रारब्ध, ये ब है आधा और ये ध है, ये प्रारब्ध है, ठीक है, प्रारब्ध याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। विधि भी होगा इसका पर्यायवाची शब्द, विधि भी होगा, भाग्य भी होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि जो सब कुछ जानता है। तो ये पिछले बार ही पूछा गया था, जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानता है अज्ञानी है, और किसी को किसी विशेष मतलब सब्जेक्ट पर, विशेष विषय पर ज्ञान होता है ना, उसी को हम लोग विशेषज्ञ बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, सर्वज्ञ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 2023 वाला मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब का कि रात्रि का पर्याय नहीं है। इसमें से रात्रि का पर्याय कौन सा नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। रात्रि का मतलब रात होता है, रात का अर्थ निशा भी होता है, रजनी भी होता है, यामिनी भी होता है, सजनी नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, और देखिए इस वीडियो को बनाने में 4 से 5 घंटा का मैंने अपना महत्वपूर्ण समय दिया हुआ है। फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए इसमें विपर्यार्थक शब्द बताना है अनुराग का। अनुराग का विपर्यार्थक शब्द क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आंसर। सभी लोग कमेंट करेंगे, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विराग होता है अनुराग का उल्टा शब्द। चलिए और मात्र आज भर का समय है, जिनका 1 तारीख को पेपर है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा, ठीक है, और संयम रख करके एग्ज़ाम दीजिएगा, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है आपको। जो आता है उसको पहले बनाइएगा और तेज़ी में प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग मतलब दोनों मिला करके 10 प्रश्न होंगे, तो बाकी तो आपको जो आता होगा पहले उनको बनाते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए सही विकल्प इसमें से चुनना है। सर्वज्ञ का अर्थ क्या होता है, सर्वज्ञ का अर्थ क्या होता है, देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो सब कुछ जानता हो, यानी कि जिसे सब विषय में जानकारी हो। क्लियर, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है। पार्थिव शब्द के लिए इसमें से कौन सा वाक्यांश जो है उपयुक्त है, चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं बिल्कुल समय नहीं लूँगा, 5 से 7 सेकंड आपको समय दूंगा, उतने देर में आपको आंसर कमेंट करना है। निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, प्रेम का इसमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए राइट आंसर। तो देखिए प्रणय होता है, अनुराग होगा, प्रीति होगा, घृणा नहीं होता है। घृणा जो है ये प्रेम का उल्टा शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि साहित्य का, यहाँ पर देखिए साहित्यिक जो है यह इस तरह से लिखा गया है, ये अशुद्ध लिखा गया है, आपका शुद्ध पूछा गया है, कौन सा शुद्ध होगा इसमें से, चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए इसमें से राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन ए जो है इस तरह से साहित्यिक लिखा जाता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। जो कम बोलता है, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द जो होगा ये आपका मितभाषी होगा, मितभाषी होगा। जो अधिक बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है, जो अधिक बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, यानी कि आपको रावण का पर्यायवाची शब्द बताना है।
जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। रामन का पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ पर देखिए दशानन हो जाएगा, यानी कि 10 सिर हैं जिसके, 10 आनन है जिसके, अर्थात वह रामन है। अच्छा, चतुरानन का मतलब होता है भगवान ब्रह्मा, पीताम्बर का विष्णु और पंचानन का भगवान शिव। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके कहना, किसी बात को अत्यधिक बढ़ा करके कहना, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है इसमें से? किसी बात को अत्यधिक बढ़ा करके कहना, शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, मैं सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे भाई बहन प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है इसमें से, यानी कि क्रिया की विशेषता जो बता रहा है वह क्रिया विशेषण कहलाता है। चलिए बताइए इसमें से कौन सा क्रिया विशेषण होगा? तो यहाँ पर देखेंगे राम धीरे धीरे बोलता है या राम धीरे धीरे चलता है, तो चलना क्रिया है और राम किस प्रकार से चल रहा है? तो राम धीरे धीरे चल रहा है, यानी कि यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा यह क्रिया विशेषण है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या होगा? चाचा संज्ञा का विशेषण शब्द क्या होगा? चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो चाचा से आपका चचेरा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का चयन करिए। अब यहाँ पर देखिए कर्मवाच्य, ये हिंदी में पूछा जा रहा है, आपने अंग्रेजी में पैसिव पढ़ा होगा, एक्टिव से पैसिव, तो उसी प्रकार से ये पैसिव है, आपको बताना है, यानी कि कर्मवाच्य का चयन करना है। बताइए राइट आंसर इसमें से क्या होगा? सभी सेंटेंस को पढ़िए, सभी वाक्य को पढ़िए और राइट आंसर बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यह कर्मवाच्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अनेकार्थक शब्द क्या है? अनेकार्थक शब्द यानी कि एक से ज़्यादा अर्थ वाला शब्द इसमें से क्या है? चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स निशा हो जाएगा। निशा का मतलब एक रात होता है, रात्रि होता है, और दूसरा हल्दी होता है, हल्दी भी निशा का अर्थ होता है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? इसमें से शुद्ध जो है ये कौन सा लिखा गया है? तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दुरावस्था जो है ये शुद्ध लिखा गया है। निरीक्षण में ये इस तरह से निरीक्षण होता है, तदुपरांत में तदुपरांत होता है, इस तरह से तदुपरांत होता है, और अनिष्ट का इस तरह से अनिष्ट होता है। अगला प्रश्न करेंगे कि राम खेल रहा है, वाक्य में जो है यहाँ पर कौन सी क्रिया है? ये पूछा है राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया जो है कौन सी क्रिया है? चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? राम खेल रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक है, द्विकर्मक है, अकर्मक है या फिर प्रेरणार्थक क्रिया है? तो यहाँ पर देखिए राम खेल रहा है, यह जो है अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाता है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। जैसे कि राम क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, तो राम खेल क्या रहा है? तो क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है ना। क्रिकेट अगर रहता तब ये सकर्मक क्रिया होता, लेकिन राम खेल रहा है, यह क्या है? एक अकर्मक क्रिया है। चलिए राम पत्र लिखता है, ये किस प्रकार का क्रिया है? जरा बताइए। तो राम पत्र लिखता है, यह सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है? एक बार सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए राम पत्र लिखता है, यह सकर्मक क्रिया है। देखिए इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइए। देखिए इत्यादि का सही संधि विच्छेद जो होगा यह आपका इति प्लस आदि होगा, इति प्लस आदि, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, इति प्लस यादि। और यह यन संधि का उदाहरण है, यह यन संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, यह यन संधि का उदाहरण है, ठीक है ना, यह यन संधि का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भागीरथ प्रयास मुहावरे का उचित चयन करिए। भागीरथ प्रयास जो है इस मुहावरे का उचित चयन यानी कि उचित अर्थ आपको बताना है। बताइए भागीरथ प्रयास यानी कि इसका मतलब होता है असाधारण प्रयास करना, ठीक है ना, असाधारण प्रयास करना भागीरथ प्रयास का यह उचित होगा। चलिए इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? बताइए इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है?
इस गन्ने में मिठास नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, मिठास जो है ना, मिठास यह भाववाचक संज्ञा है। मिठास, बुढ़ापा, बुढ़ापा भी भाववाचक ही संज्ञा है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि महोत्सव का अर्थ क्या है। महोत्सव का सबसे पहले तो देखिए संधि विच्छेद होता है महाजोड़ उत्सव। महाजोड़ उत्सव यानी कि महान है जो उत्सव, ठीक है ना, महोत्सव महान है जो उत्सव, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप कौन सा सर्वनाम है, आप कौन सा सर्वनाम है बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, स्वयं करता हूँ यानी कि इसमें निजवाचक सर्वनाम है, या फिर मैं अपना काम आप करता हूँ। स्वयं और आप जो हैं यह निजवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कि कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था कि क वर्ग का उच्चारण स्थान, च वर्ग का उच्चारण स्थान, प वर्ग का उच्चारण स्थान, ट वर्ग का उच्चारण स्थान, त वर्ग का उच्चारण स्थान, ये सब मैंने आपको बताया था। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। च वर्ग का पूछेगा तो च वर्ग का तालु से होता है, तालव्य, ठीक है ना। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है यानी कि दांत से, और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओठ से होता है यानी कि ओष्ठ से होता है। ये सब ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे इस पर प्रश्न आपको और भी मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं पूछा गया है, बताइए कौन सा इसमें से समूहवाचक संज्ञा नहीं है। राइट आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, वर्ग बिल्कुल समूहवाचक है, कक्षा की बात की जा रही है, सेना भी है, सभा भी है। झरना नहीं है, झरना जो है यह किस प्रकार का है, तो झरना व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोपची में कौन सा प्रत्यय है, तोपची में कौन सा प्रत्यय है। अच्छा, उपसर्ग जो है यह पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, तो तोपची में जो है ची प्रत्यय है, ची प्रत्यय है। सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है, सब्यसाची, सब्यसाची का मतलब होता है जो दाहिने और बाएं दोनों हाथों से समान रूप से कार्य करता हो, और सब्यसाची अर्जुन को कहा जाता है। अर्जुन राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर कहलाता है, ठीक है ना। सबसे ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि आह्वान का विपर्यार्थक शब्द। आह्वान का मतलब होता है बुलाना, ठीक है ना। जब भी कोई भी यज्ञ वगैरह होता है तो आह्वान किया जाता है और फिर अंत में उसका विसर्जन होता है, तो आह्वान का विपर्यार्थक विसर्जन होगा। चलिए ईश्वर को आह्वान करते हैं और फिर बाद में जब यज्ञ या कोई भी जो आपका पूजा पाठ संपन्न होता है तो विसर्जन होता है, आपने पढ़ा होगा, तो आह्वान का विसर्जन होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है, शैशव कौन सा संज्ञा पद है, चलिए बताइएगा। शैशव जो है यह भाववाचक है, ठीक है ना, भाववाचक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकरण कारक के चिन्ह कौन सा है, अधिकरण कारक के चिन्ह, चलिए बताइए अधिकरण कारक के चिन्ह कौन सा है। तो में, पै और पर जो होता है ये अधिकरण कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, ये सब मैंने आपको बता दिया था पहले ही जब मैं सेट करा रहा था, ठीक है ना। तो इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। अधिकरण में पर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है। अच्छा, आप कुछ भी पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो आप पढ़ेंगे, चाहे वो अखबार पढ़ेंगे, चाहे आप किताब पढ़ेंगे, चाहे आप पत्र पढ़ेंगे, कुछ भी आप पढ़िएगा। पढ़ना है यानी कि जब कुछ पढ़ रहे हैं तो जैसे मैंने बताया था कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाता है, तो ये सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है। अच्छा, एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा। पढ़ना तो मैंने आपको बता दिया कि सकर्मक क्रिया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि हंसना क्या है, हंसना क्या है, हंसना और रोना, हंसना और रोना ये क्या है, तो हंसना और रोना ये अकर्मक क्रिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है, पयोधी। पयोधी का मतलब होता है समुद्र, समुद्र, समुद्र का पयोधी होता है। उसके बाद बात करें तो और भी होता है, जलधि होता है, जलधि भी होता है। चलिए वारी मतलब क्या होता है, वारी का मतलब जल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई,
देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है ना। अच्छा, बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? बनावट के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। याद है आपको ना, पढ़ा है आपने बचपन में। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। अगला प्रश्न कि वृद्धि का विलोम क्या होगा? जल्दी जल्दी भाई आंसर कमेंट करिए। वृद्धि का विलोम क्या होगा? तो वृद्धि का मतलब आगे बढ़ना या कुछ भी विकास होना, तो इसका क्षय होता है, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा कि त का उच्चारण स्थान होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि क का उच्चारण स्थान जो होता है ये क्या होता है? कंठ होता है। च का तालु होता है, ट का मूर्धा होता है, त का दंत होता है, ठीक है ना, और प का ओष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या। अच्छा ये प्रश्न आप बताइएगा, टोटल स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं? दोनों लिख करके मुझे कमेंट कर दीजिएगा। एक प्रश्न यह आपके लिए है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में कौन सा समास है? चलिए भरपेट में, अब यहाँ पर देखिए पेट जो है ना, पेट क्या है? मूल शब्द है। पेट क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा पेट जो है इसमें मूल शब्द है। चलिए तो यह आपका अव्ययी भाव समास है। आ जन्म, आ इसमें देखिए आ जो है अव्यय है, जन्म मूल शब्द है, तो यह अव्ययी भाव समास है। क्लियर? प्रतिदिन, प्रतिमास, आजीवन, ये सब अव्ययी भाव समास हैं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ये तो आप पता है कि आपको कवि का कवित्री होता है, लेकिन कवित्री इसमें से सही कौन सा लिखा गया है ये आप बताइए। चलिए कवित्री सही इसमें से लिखा गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि परिधि शब्द का समानार्थी शब्द। परिधि का, आपने वृत्त का परिधि पढ़ा है, आयत की परिधि पढ़ा है, तो परिधि और परिमाप एक ही शब्द होते हैं। आयत का अगर परिमाप पूछा जाएगा तो 2 × L+B होता है। आयत की अगर परिधि पूछा जाएगा तो भी 2 × L+B होता है। तो यानी कि परिधि और परिमाप ये समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिथि के लिए चाय लाओ, ठीक है ना। इस वाक्य में अतिथि के लिए में कौन सा कारक है बताइए? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का के लिए को लिए पढ़ा है ना, तो यहाँ पर देखिए के लिए है यानी कि संप्रदान कारक है इसमें। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पवर्ग यानी कि प फ ब ब का जो है उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो ये बताइए। ओष्ठ राइट आंसर हो जाएगा प का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें से पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द है बताइए। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें से पुल्लिंग है? तो यहाँ पर देखेंगे बुढ़ापा जो है ये पुल्लिंग शब्द है। बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है, भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है इसमें से? मैथिली इस तरह से लिखा जाता है, मैथिली इस तरह से लिखा जाता है, तो ये तो गलत हो गया। अनाधिकार इस तरह से लिखा जाता है, अनाधिकार, अनाधिकार, तो ये भी आपका गलत हो गया। स्मरण सही है। वाहिनी इस तरह से लिखा जाता है, वाहिनी, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए अनल का समानार्थी शब्द क्या होगा? अनल का समानार्थी शब्द क्या होगा? अनल, पावक, दावानल ये सब आग के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष का विलोम जो होता है ये क्या होगा? तो प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा, प्रत्यक्ष का परोक्ष राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। पर्वत का पहाड़, गिरी, ठीक है ना, गिरी भी होता है, अचल भी होता है, भूमिधर भी होता है, भूमिधर, शैल भी होता है, धराधर भी होता है, ठीक है ना। ये सारे पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं, तो यहाँ पर देखिए शैल दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा? सार्थक का विलोम बहुत ही सिंपल है, सार्थक का विलोम निरर्थक होता है। क्या होता है भाई? निरर्थक होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौराहा किस तरह का समासिक शब्द है? चौराहा देखिए इसमें अंक आ रहा है, चौराहा, त्रिभुज, ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं? यह द्विगु समास होते हैं, यह द्विगु समास होते हैं। चलिए ज्येष्ठ का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या हो? ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है और उसका उल्टा कनिष्ठ होता है यानी कि छोटा। क्लियर?
चलो उसके बाद देखिएगा कि अतुल का समानार्थी शब्द, अतुल का समानार्थी शब्द, तो अतुल मतलब द्वितीय, अद्वितीय होता है, अतुल अद्वितीय हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर। चलो उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ, इसके लिए एक शब्द चुनना है। अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ के लिए एक शब्द क्या होगा, तो फ्रेंड्स यह आपका हो जाएगा अपलाभ, अपलाभ राइट आंसर होगा, अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ। अगला प्रश्न है कि सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह आपको बताना है, इसमें सारे के सारे जातिवाचक ही होना चाहिए। यहाँ देखिए बुढ़ापा बना लीजिएगा तो ये भाववाचक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी बुढ़ापा है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिएगा लड़का, नागरिक और कार, ये जो है यहाँ पर आपका जातिवाचक, यहाँ दिल्ली आ गया व्यक्तिवाचक हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें संज्ञा शब्द कौन सा है, इसमें से संज्ञा शब्द जो है ये कौन सा है, तो ये आपका इसमें से संज्ञा बताइए, ये माधुर्य हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको गृह युद्ध कहा जाता है, नहीं उसको शीत युद्ध कहा जाता है, उसको शीत युद्ध कहा जाता है, ठीक है ना, कोल्ड वार जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में। चलो उसके बाद देखिएगा कि कपीस और सचिंद्र शब्दों का सही संधि विच्छेद इसमें से बताना है, कपीस का और सचिंद्र का। तो देखिए कपीस का क्या होगा, कपी प्लस इस होता है, इस तरह से कपी जोड़ इस होगा, और सचिंद्र का किस तरह से होगा, ये तालाब बेसा है, सचिंद्र का सची प्लस इंद्र होगा। तो कहाँ पर दिया गया है देखिए, तो यहाँ पर देखिए कपी प्लस इंद्र और सची प्लस इंद्र, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, सत्य नहीं, शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ते हैं, शब्द के अंत में नहीं, शब्द के अंत में तो प्रत्यय लगता है, तो यही जो है सत्य नहीं है। अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, बिल्कुल। नया शब्द निर्मित होता है, बिल्कुल ये सही दिया गया तीनों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यह घर मेरा है और वह तुम्हारा, रेखांकित यहाँ पर किया गया है, शब्द क्या है, यह घर है, यह घर मेरा है, वह घर तुम्हारा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यह संज्ञा होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शांति से बैठ करके अपना कार्य कीजिए, यहाँ पर रेखांकित किया गया है, वही पूछा गया रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है, ये तो पता है क्रिया विशेषण है, लेकिन इसका प्रकार क्या है, तो यह रीतिवाचक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि किस प्रकार से आपको काम करना है, यानी कि क्रिया विशेषण की भी विशेषता, शांति से बैठ करके। चलिए बहुव्रीहि समास में देखिए, बहुव्रीहि समास में ना पहला पद प्रधान होता है ना बाद वाला पद, दूसरा पद, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। बहुव्रीहि समास में विशेष अर्थ प्रकट करता है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वर्णों का सार्थक समूह जो है यह शब्द कहलाता है, और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। चलिए अंग है, अंग क्या है, एक यह एक क्या है, यह एक अयोगवाह है, यह एक अयोगवाह है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है, लड़की शब्द क्या है बताइए, लड़की जो है इसमें से पद है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आ बैल, यह एक लोकोक्ति है, इसको पूर्ण करना है, यह अपूर्ण दिया है, यानी कि पूरा फुल नहीं है, इसको पूरा करना है आपको। आ बैल क्या होता है, आ बैल खेत जोत, नहीं ये लोकोक्ति तो हमने सुना ही नहीं है। आ बैल चारा खा, ये भी नहीं है। आ बैल गाड़ी चला, नहीं। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार यानी कि विपत्ति को निमंत्रण दे करके बुलाना, जानबूझ करके मुसीबत मोल लेना, ठीक है ना, तो आ बैल मुझे मार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु शब्द का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय, तो गुरु का सबसे पहले जानिए स्त्रीलिंग गुरुवाइन होता है, क्या होता है गुरु का स्त्रीलिंग जो होता है ये गुरुवाइन होता है, ठीक है ना, तो गुरु का यानी कि आइन प्रत्यय लगा हुआ है तो ये गुरुवाइन बना है। अगला प्रश्न है कि सज्जन का विपरीतार्थिक शब्द, सज्जन का विपरीतार्थिक उल्टा शब्द क्या होगा, तो सज्जन का दुर्जन होगा, दुर्जन राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी लोग फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए इसमें से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या है, भारतेंदु का, तो भारतेंदु का होता है भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु, ये वाला ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भारत प्लस इंदु। नीलकंठ शब्द क्या है, तो नीलकंठ यानी कि नीला है कंठ जिसका, यानी कि भगवान शिव, इसमें एक विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है ना, तो इसीलिए ये क्या है योगरूढ़ है,
योग रूढ़, मैंने बताया था कि बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो यहाँ पर देखिए विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है योग रूढ़। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, यानी कि भगवान विष्णु की बात की जा रही है, तो पीताम्बर भी योग रूढ़ ही होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, इसके लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा यह दंपत्ति कहलाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। इतना बढ़िया तरीके से मैंने आपको सकर्मक और अकर्मक बताया था। देखिए गेहूं पीस रहा है, ठीक है, गेहूं पीस रहा है, यही अकर्मक है। मैं बालक को जगवाता हूँ, किसको जगवाना है, बालक को, ये सकर्मक है। मदन गोपाल को हंसा रहा है किसको, गोपाल को। वह पत्र लिखता है, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। तो ये सारे जो है सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म का फल कहाँ पर, इसमें जो है क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए सकर्मक है। ऑप्शन ए अकर्मक हो जाएगा। चलिए घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, इसका मतलब होता है घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पैर फैला करके सोना, मुहावरे का अर्थ। पैर फैला करके सोना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका मतलब होता है निश्चिंत होकर के सोना, इसका मतलब होता है निश्चिंत होकर के सोना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आजन्म शब्द का समास बताइए। मैंने बताया था ना आजन्म, ठीक है ना, प्रतिदिन, प्रतिमास, आजीवन, ये सारे अव्ययी भाव समास हैं, ये अव्ययी भाव समास है आजन्म में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें आ अवयव है और जन्म मूल शब्द है, इसीलिए यह अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राशि का सही अर्थ बताइए। राशि का मतलब क्या होता है, तो राशि का मतलब यहाँ पर ढेर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कृतज्ञ शब्द का अर्थ बताइए। कृतज्ञ का मतलब बताना है, कृतज्ञ का मतलब आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए आसान फरोश होता है कृतज्ञ का मतलब। चलिए गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ देखिए हिमालय से निकलती है, वाक्यांश में जो है रेखांकित शब्द कौन सा कारक है, तो गंगा हिमालय से निकलती है, यानी कि इसमें अलगाव हो रहा है, तो अलगाव जब भी होगा तो ये कौन सा होगा, अपादान कारक होगा। जैसे पेड़ से पत्ती गिरता है, तो देखिए पत्ती का पेड़ से अलगाव हो रहा है, तो इसीलिए यह भी अपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि उज्ज्वल, यहाँ पर देखिए उत प्लस ज्वल का संधि विच्छेद, मतलब उत प्लस ज्वल की संधि से शब्द कौन सा बनेगा, तो ये तो आपको पता है उज्ज्वल बनेगा, लेकिन उज्ज्वल सही इसमें से कौन सा लिखा गया, ये थोड़ा सा कठिन है। तो उज्ज्वल इसमें से सही जो लिखा गया है ऑप्शन डी उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाता है, इसको आप ध्यान भी रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। देखिए मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मोक्ष मतलब होता है मुक्ति, छुटकारा, ठीक है ना, छुटकारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तथापि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो फ्रेंड्स आपको पता है तथा जोड़ अपि होता है, तथा जोड़ अपि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से तथा और अपि ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि नवग्रह शब्द का समास भेद बताइए। तो नवग्रह, त्रिभुज, ये सब मैंने आपको बताया था कि यह कौन सा है, तो यह द्विगु है, ठीक है ना, यह क्या है, तो द्विगु समास है, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद बताइए। उसने पत्र लिखा, यानी कि उसने कौन सा सर्वनाम है, उसने में कौन सा सर्वनाम है। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, और फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। अपने अपने एग्ज़ाम सेंटर पर समय से आप पहले पहुंच जाइएगा, ठीक है ना। OMR सीट किस प्रकार से रंगना है, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग रंगिएगा, सोच समझ करके, हड़बड़ा करके नहीं रंगिएगा। रंगने के समय कोई भी आपको अगर दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप वहाँ पर जो वीक्षक होंगे, जो गार्डिंग में होंगे परीक्षा के, उनको बुलाइएगा और उनसे समझ करके रंगिएगा, ठीक है ना। हड़बड़ा करके मत रंगिएगा, ध्यानपूर्वक रंगिएगा। और वो जो आपका क्या बोलते हैं, आपको लिखना है 2 जगह, अंग्रेजी में और हिंदी में, दोनों में लिखना है, तो वो दोनों लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो उसने में जो है इसमें पुरुषवाचक जो है सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होगा, व्याकुल का तो बी प्लस आकुल होता है, यह यण संधि का उदाहरण है, यह भी आप याद रखिएगा, वी जोड़ आकुल होगा, यह यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, किसी कार्य को करने का संकल्प करना। चलिए जल्दी से आंसर बता दीजिए, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, सबको आंसर कमेंट करना है मेरे प्यारे भाई बहन।
और एग्ज़ाम में डर को निकाल करके एग्ज़ाम में बैठिएगा। समझिए कि आपने जो तैयारी की है उस पर भरोसा रखिएगा, ठीक है, भरोसा रख करके एग्ज़ाम देना है। राइट आंसर होगा आपका दृढ़ निश्चय करना, किसी कार्य को करने का संकल्प करना। उसके बाद देखिए जो बहुत कुछ जानता हो, जो बहुत कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये बहुश्रुत होता है, बहुश्रुत होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जिसको प्राप्त करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जिसको प्राप्त करना कठिन हो उसको क्या कहेंगे। चलिए सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो यह दुर्लभ होता है। फ्रेंड्स इतना ही प्रश्न था, मैंने आपको सब कुछ कवर करा